हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री में आज महत्वपूर्ण और आज का होमवर्क है 3 अंक के प्रश्न और 8 क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना स्टूडेंट। आज आपको रटना नहीं पड़ेगा ना तो कुछ करना पड़ेगा, बस वीडियो को आपको सुनना है ना, अच्छे से समझना है स्टूडेंट। आपको पूरा बखूबी से याद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। पूरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे एकाध क्वेश्चन रह जाएंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, जिसका आंसर आपको तैयार करना है। थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट कि आकाश में धूल कण उपस्थित होते हैं, है ना, छोटे छोटे धूल कण। और यही जो उपस्थित धूल कण होते हैं स्टूडेंट, एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन धूल कणों में जो मान लीजिए कोलाइडी कण होता है स्टूडेंट, उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उस प्रकाश के प्रकीर्णन में जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट टिंडल प्रभाव, प्रकाश के किरणों को फैला देना। समझ रहे हैं। तो जितने भी रंग को स्टूडेंट क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो नीला रंग है उसको बिखेरने का काम करता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब आपको लिखना कैसे है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं और इन धूल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, इसी कारण आकाश नीला रंग दिखाई देता है। कितना सिंपल है। अब स्टूडेंट सुबह के समय या मान लीजिए थोड़ा सा दोपहर में तो उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब थोड़ा सा सूरज ढल जाता है स्टूडेंट, तब हमको बिल्कुल आकाश नीला दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम सुनहरा आसमान दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि जो प्रकाश होता है स्टूडेंट उसमें 7 रंग होते हैं। तो सबसे ज्यादा फैलाता किसको है, धूल का जो कोलाइडी विलयन है वो नीले रंग को फैलाता है, इस कारण से हमें नीला रंग दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उगता एवं डूबता सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। ये क्वेश्चन है, उगता सूरज एवं डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब उगता है, जैसे हम मान लीजिए कहीं पर है, पृथ्वी के किसी भाग में है, तो जब उगेगा तब भी हमसे दूर होगा सूरज, और जब डूबेगा तब भी अधिकतम दूरी पर होगा। मतलब उगते समय और डूबते समय, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, और जब उगेगा स्टूडेंट तो यहाँ से उगेगा तब तो हमको ऐसा पूरब में दिखाई देगा, और जब डूबेगा तो पश्चिम में ऐसा होगा। और यदि मान लीजिए दोपहर में ऐसा होगा, तो दोपहर के समय में बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब होता है, सबसे करीब होता है। और जब सुबह के समय होता है और शाम के समय होता है वो दूरी पर होता है। अब चूंकि स्टूडेंट आप समझिएगा, उगते हुए और डूबते हुए सूरज में जो पृथ्वी की दूरी होती है अधिकतम होती है जहां पे आप होते हैं, इसलिए जो कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे लाल की अपेक्षा अन्य जो होते हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, ध्यान दीजिएगा। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। सिंपल है, बात समझ गए। जो होता है स्टूडेंट रेले जीन का नियम होता है, जो व्युत्क्रम होता है, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। अब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है प्यारे भाइयों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा लाल रंग का। चूंकि स्टूडेंट तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, कम तरंगदैर्घ्य वालों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन अधिक तरंगदैर्घ्य जैसे लाल रंग का अधिक तरंग जिसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसी कारण से लाल रंग हमें दिखाई देता है। अभी इस टाइम पे मान लीजिए दोपहर है, मान लीजिए दोपहर के टाइम पे आप देखेंगे तो कोई विशेष कलर आपको नहीं दिखाई देगा, सफेद कलर रहेगा क्योंकि उसमें सभी कलर मिक्स रहते हैं। लेकिन सुबह और शाम के समय में दूरी अत्यधिक होती है और उस स्थिति में अन्य कलर का जो होता है प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि जो लाल कलर होता है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, वो तीव्रता के साथ हमारे आंखों तक पहुंचता है। इस कारण से उगता एवं डूबता हुआ सूरज हमें कैसा दिखाई देता है प्यारे भाइयों, तो हमको लाल रंग का दिखाई देता है। सभी प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे, कोशिश करेंगे स्टूडेंट, इसलिए आप लोगों को अंत तक देखना है, सभी प्रश्नों को तैयार करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, क्यों। ठीक है, मतलब इसकी क्रिया दर घट जाती है, समझ रहे ना। तो स्टूडेंट आपको पता होगा जो भौतिक अधिशोषण है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ताप बढ़ाने पर स्टूडेंट भौतिक परिवर्तन, भौतिक अधिशोषण जो होता है घटता है, क्योंकि स्टूडेंट ली सातेलिय की सिद्धांत के अनुसार ये काम करता है। एक ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को उत्पन्न कर देता है यानी उत्सर्जित कर देता है, इसलिए इसकी क्रिया दर जो क्या हो जाती है, घट जाती है। सिंपल है। तो ताप बढ़ाने पर भौतिक शोषण घटता है, इसका कैसे लिखेंगे कि भौतिक शोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है या एक उत्क्रमणीय भी होता है,
है ना। और भौतिक शोषण ताप बढ़ाने पर, है ना, क्या होता है, ऊष्मा अत्यधिक उत्सर्जित कर देता है, इसलिए इसकी क्रिया दर कम हो जाती है। ले सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार अतः ताप बढ़ाने पर भौतिक शोषण घट जाता है। सिंपल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी आप लोग देखेंगे, मान लीजिए नाई के यहाँ जाएंगे दाढ़ी बनवाने, मतलब जो भी जाते हैं, लास्ट में फिटकरी लगाया जाता है। इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए दाढ़ी बनाते समय कहीं पे कट आउट हो गया, मतलब थोड़ा सा चेहरा में कहीं कट गया ब्लेड के माध्यम से, यानी किसी औजार के माध्यम से कट गया, ब्लड निकलने लगता है। अब ब्लड को रोकने के लिए क्या होता है स्टूडेंट की थक्का बनाना पड़ता है। और थक्का बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे ब्लड में स्टूडेंट कुछ ना कुछ जैसे कि कोलाइडी बिलियन के रूप में होता है। देखिए ऋणावेशित होता है, जैसे हमारा रक्त है, ठीक है, रक्त में ऋणावेशित कोलाइडी बिलियन है। अब इसको क्या मिलना चाहिए, मतलब धनात्मक मिलना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को उदासीन करेगा, और उदासीन करने के बाद क्या होता है, थक्का बन जाता है। तो क्या होता है, रक्त जो होता है ऋण आवेशित कोलाइडी बिलियन होता है। जब फिटकरी मिलाते हैं स्टूडेंट, तो फिटकरी में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, थोड़ा समझिए को, एल्यूमिनियम जो है 3 पॉजिटिव ये जो होता है फिटकरी से निकलता है, ठीक है, और ये जाकर के निगेटिव को उदासीन करता है और थक्का बन जाता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। तो रक्त को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव धनावेशित आयन होता है, जो कि स्कंदित कर देता है और रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे रक्त का बहाव रुक जाता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरण किसे कहते हैं स्टूडेंट, उदाहरण सहित समझाइए। स्वप्रेरण जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आपके गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, आप खुद अकेले हैं, किसी भी टीचर की मतलब ना तो आपको गाइडेंस मिल पाती है ना आपके पास कोई टीचर इतना अच्छा कोई है जिससे स्टूडेंट आप उन्हें समझ सको। तो क्या होते हैं, स्वयं अपने आप में उत्प्रेरित होते हैं। मतलब एक ऐसी क्रिया है ना, जब क्रिया में उत्पन्न पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगे। जैसे मान लीजिए कोई क्रिया हो रहा है और क्रिया में ही कोई पदार्थ बना और खुद ही उत्प्रेरक का काम करने लगा, तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। और यह जो प्रक्रिया है स्व उत्प्रेरण का मतलब होता है स्टूडेंट स्वतः उत्प्रेरित होना और किसी क्रिया को आगे बढ़ाते रहना। सिंपल है, समझ के राइट स्टूडेंट, इतना समझ में आया। स्व उत्प्रेरण स्वयं उत्प्रेरित होना, कि जब क्रिया में उत्पन्न पदार्थों में से कोई ऐसे पदार्थ जो कि स्टूडेंट उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए और स्वयं एक है ना उत्प्रेरित हो जाएं, तो ये स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जो अवक्रिया स्टूडेंट स्व उत्प्रेरण कहलाता है। ओके, उसका उदाहरण मान लीजिए एथिल एसीटेट ले लें, जल के साथ क्रिया करा दें, तो जो आपका एसिटिक अम्ल बनता है वो स्व उत्प्रेरक की भांति काम करता है। सभी प्रश्न स्टूडेंट आपको है ना किताब से लिख लेना है उत्तर इनका। हालांकि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर भी कराया हूँ, लेकिन ये होमवर्क के रूप में है, लेकिन आज ही समझा रहा हूँ ताकि छोटे क्वेश्चन है आप लोगों को रटना ना पड़े। ओके, रच्छी कोलाइड किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई विद्युत अपघट है ना, उसका अपघटन शीघ्रता से हो जाता है। अब उसमें कुछ पदार्थ मिला दें तो वो अपघटन ना हो पाए, कुछ देर से अपघटन हो, तो जो पदार्थ मिलाएंगे वो रच्छी कोलाइड कहलाएगा। सिंपल है कि मतलब विद्युत अपघटन को रोकने के लिए ऐसा पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे विद्युत अपघटन की क्रिया रुक जाती है, यानी कुछ देर से होती है। तो ऐसे पदार्थ स्टूडेंट कहलाते हैं रच्छी कोलाइड। क्या कहलाते हैं, रच्छी कोलाइड कहलाते हैं। स्कंदन किसे कहते हैं, हार्डी सुलजे का नियम लिखो। स्कंदन से संबंधित हार्डी सुलजे और इमल्सन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, इमल्सन का मतलब होता है पायस। ठीक है, जैसे कहते हैं ना दीवार में इमल्सन मतलब आपको, तो इसमें क्या होता है जल के साथ साथ इसमें थोड़ा सा तेल मिला रहता है, यानी जल का तेल या तेल का जल में एक आपका मिश्रण ही क्या कहलाता है, पायस। तो पायस 2 प्रकार के होते हैं, जल में तेल या तेल में जल, यानी जल में जब तेल मिला दें या तेल में जल मिला दें तो पायस कहलाता है। तो ऐसे कोलाइडी तंत्र जिसमें प्रक्षेप्य अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव, यानी जिसको मिलाएं और जिसमें मिलाएं, जिसको मिलाएं और जिसमें मिलाएं, दोनों स्टूडेंट क्या हो, द्रव। क्या हो, द्रव। तो द्रव कहलाते हैं। जब द्रव और द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो पायस बनता है। जैसे मान लीजिए आपके पास घी है, घी में दूध, दूध को घी में, यानी आपका दूध ही स्टूडेंट पायस होता है क्योंकि उसमें बसा होता है, समझ रहे ना। या मान लीजिए पानी में तेल या तेल में पानी, जल में तेल या तेल में जल मिला दो तो पायस का निर्माण होता है। ऐसे स्कंदन है कि कोलाइडी कण है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त होता है। ठीक है, कोलाइडी कण में स्टूडेंट क्या होता है कि आवेश होते हैं, मुख्य रूप से आवेश होते हैं। यदि इसमें विद्युत अपघट्ट की उचित मात्रा मिला दें स्टूडेंट, उचित मात्रा मिला दें तो स्कंदित होकर अवक्षेप बना देती है। कहने का मतलब एक आपके पास विलयन है, ठीक है, जैसे आपके पास दूध है, दूध में नींबू मिला दो तो सीधे फट जाता है, सिंपल है ना। तो स्कंदित हो गया मतलब उसके कोलाइडी कण अलग हो गए।
तो ये जो प्रक्रिया स्कंदन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन से कोलाइडी कण अलग हो जाते हैं और अवक्षेप बना लेते हैं। तो स्कंदन में क्या होता है, किसी भी कोलाइडी विलयन में मान लीजिए कोई विद्युत अपघट या कोई ऐसा पदार्थ मिला दे जिससे क्या होता है, विद्युत अपघट की उचित मात्रा मिला दे, तो स्टूडेंट उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो अवक्षेप बना लेते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है स्टूडेंट स्कंदन कहलाता है, यानी कोलाइडी कणों का विद्युत अपघट्टों द्वारा अवक्षेपित हो जाना ही स्कंदन कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे धनात्मक साल हम मिला दें किसी में ऋणात्मक साल हेतु, तो जिस पर आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा। सिंपल है। हार्डी सुलजे ने क्या बताया था कि किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, जिसकी अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन उतनी ही अधिक होगी, यानी संयोजकता पर डिपेंड करता है स्कंदन। ओके, तो ये सभी प्रश्न स्टूडेंट आपको आज समझाया। 8 प्रश्न हैं प्यारे भाइयों, सभी प्रश्नों को तैयार कर लो और आप लोग चाहोगे तो ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको समझा ही देता हूं ताकि आप लोग किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो सके। आशा और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में शेयर करते हैं। किसी भी स्टेट से हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।